अध्याय 6 मानव दिवस भाग 5-4 प्रकीर्ण नगरीय बस्तियाँ। तो आज हम नगरीय बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नगरीय बस्तियाँ क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नगरीय अधिवास, नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था, निर्माण उद्योग। अर्थव्यवस्था देखते हैं, निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, मापदंड, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती है। जो नगरीय अधिवास है अर्थव्यवस्था के ऊपर, निर्माण उद्योग के ऊपर, परिवहन के ऊपर, व्यापार के ऊपर, वाणिज्य के ऊपर, संचार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा, प्रशासन, मापदंड, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती हैं। दूसरे शब्दों में नगरीय अर्थव्यवस्था द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों पर सम्मिलित निर्भर करते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नगरीय अधिवासों का अगर हम अध्ययन करते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, तो नगरीय अधिवासों की विशेषता सबसे पहले अधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। त्वरित गतिशीलता, तेज भागने वाले मनुष्य यानी कि तेज गति से काम करने वाले, पक्की सड़कें व पक्के मकान होते हैं। रोजगार की उपलब्धता होती है। यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन भी वहाँ उपलब्ध होते हैं। उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है। 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न होना, जटिल श्रम विभाजन, सामाजिक प्रागड़ता का अभाव। 3 सामाजिक एवं आर्थिक अंतर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण होता है। इसमें नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, विश्व में नगरीय क्षेत्रों की परिभाषाओं के आधार पर अगर इसका वर्णन करते हैं तो विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न नगरीय बस्तियां के वर्गीकरण के सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशाएं हैं। जनसंख्या का आकार अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जयपुर जनसंख्या आकार को प्रमुख माना है। विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी को अगर देखते हैं तो उसमें जनसंख्या की न्यूनतम अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन व फिनलैंड में 250, आइसलैंड में 300 और कनाडा, वेनेजुएला में 1000, कोलथिया में 1500, पुर्तगाल व अर्जेंटीना में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, जापान में 3000 और भारत में 5000 व्यक्ति निर्धारित हैं। भारत में 5000 जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या दत्य भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए एवं प्राथमिक व्यवसाय में लगी जनसंख्या को भी देखा जाता है। 5000 जनसंख्या के साथ में प्रति व्यक्ति जनसंख्या और प्राथमिक जनसंख्या भी मानी जाती है। व्यावसायिक संरचना के आधार पर अगर देखते हैं तो अधिसूचित नगरीय स्थान नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या के आधार के अतिरिक्त इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। भारत में यह मापदंड 75% है। यहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों के लिए मापदंड माना गया है। अगर हम नगरीय बस्तियों के दूसरा देखते हैं तो प्रशासन, कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को ही मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में किसी नगर में नगरपालिका, छावनी बोर्ड क्षेत्र सीमित होने पर उसे नगरीय बस्ती माना जाता है। चांजिल और बोलीविया में जनसंख्या के आकार के प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। अगर तीसरा देखते हैं आवश्यक दशाएं, विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना संपादित कार्यों के आधार पर की जाती हैं। जैसे अवकाश, पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, औद्योगिक नगर, समुद्री पतन नगर, सेना नगरों से भिन्नता होती है। अगर हम नगरीय अधिवासों के प्रकार देखते हैं तो नगरीय अधिवास अपने आकार, उपलब्ध सुविधाएं, संभवित किए जाने वाले कार्यों एवं जनसंख्या के आधार पर
कई नामों से जानते हैं। जैसे नगर, नगर किसे कहते हैं? 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं, जिनमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। जैसे भारत में राजस्थान का बीकानेर नगर। अगर हम महानगर को देखते हैं तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहा जाता है। ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर हैं। इन्हें मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है या इसको मेट्रो सिटी भी कहते हैं। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। सन नगर, अगर सन नगर को हम देखते हैं तो सन नगर 1915 में पैट्रिक गिजीज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। ग्रेट लंदन, टोक्यो, शिकागो या आदि नगर इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में अगर देखते हैं तो ग्वालियर, लश्कर, मुर्रा, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा सन नगर के उदाहरण माने जाते हैं। वृत्तनगर, वृत्तनगर अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1857 में जिन गॉटमैन ने किया था। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। जैसे ग्रेट लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो विश्व का सबसे बड़ा नगर इसके अंतर्गत आते हैं, जो टोक्यो के नाम से, लंदन के नाम से, पेरिस के नाम से, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, ये बड़े बड़े नगर इसमें आते हैं। बहुत प्रश्न, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का सामान्य आधार क्या है? उत्तर, जनसंख्या का आकार, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशाएं। दूसरा प्रश्न, मेगालोपोलिस का क्या अर्थ है? विशाल नगर। तीसरा प्रश्न, महानगर किसे कहते हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासियों को कहा जाता है। स्नानघर शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? सन नगर होगा ये। सन नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिजीज ने किया था। स्नानघर नहीं है, सन नगर। क्या है? सन नगर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सन नगर। ये क्या है? सन नगर। सनगर क्या कहते हैं? सनगर। तो सनगर शब्दावली का प्रयोग, सनगर शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? 1915 में पैट्रिक गिजीज ने। इसी प्रकार हम अगर देखते हैं तो यहाँ आदिवासियों नहीं है, इसमें हम क्या कहेंगे? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आवासों या अधिवासों, क्या बोलते हैं? अधिवास। अधिवास क्या है? अधिवास। अगला प्रश्न है, गृह कार्य के रूप में नगरीय अधिवासों के प्रकारों को समझाइए। दूसरा है, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधारों को समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।